नाजरीन, रुपया पैसा में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज मैं घर से सोच के आया हूँ कि सिर्फ अच्छा बोलूँगा, बिल्कुल बुरा नहीं बोलूँगा। और मैंने ये भी सोच लिया कि भाई तनकीद बंद, अब सिर्फ तारीफ़ें, क्योंकि मुझे दुनिया में तरक्की का शौक़ है और मेरा कोई इरादा नहीं है कि मैं हुकूमती माशी पॉलिसियों के ऊपर तनकीद करके अपनी तरक्की के रास्ते में रुकावट बनूँ। हम क्या करूं, मजबूर हूं, बुजुर्ग की दुआ है, टेलीविज़न के ऊपर जब भी आऊँगा मुँह से सच निकलेगा, लेकिन कोशिश में क्या ख़राबी है, कोशिश तो कर सकता हूं। तो मैं आज कोशिश करूंगा भरपूर कि मैं तारीफ़ें भी करूं, अच्छा बोलूं और हुकूमत ने जो अच्छे काम किए हैं उनके बारे में मैं हाईलाइट करूं। ताम एक मसला ये है कि मैं मेहमान को तो पाबंद नहीं कर सकता कि वो मेरी लाइन पर चलें, तो वो अपनी बात करेंगे, ज़ाहिर बात है। अब पाकिस्तान के मसले मसाइल की बात करें तो बड़े तवील हैं। वो कल हमने मनाजिर देखे तो जनाबे वाला, हमने मनाजिर ये देखे कि इस्लामाबाद में बारिश हुई और वो सेक्टर E11 में बारिश के बाद पानी खड़ा हो गया। तो हर आदमी अपनी क्या साराई कर रहा था कि मसला क्या है। मसला मैं आपको बताता हूँ। मसला ये है कि पूरा पाकिस्तान एक हाउसिंग सोसाइटी बन चुका है। हमें प्लाट चाहिए, कभी बड़ा प्लाट चाहिए और बड़ा प्लाट चाहिए और बड़ा प्लाट चाहिए। कुदरत का निज़ाम ऐसा है कि आखिर में सुकड़ के उस 6 फुट के प्लॉट में ही इंसान जाता है, वहाँ से निकल नहीं सकता, लेकिन फिर भी उसको प्लॉट चाहिए, जागीर चाहिए। मजबूरी है, इंसान की फितरत में है। लेकिन अब बात यह कि पूरा पाकिस्तान एक हाउसिंग सोसाइटी बन गया है। कराची जाके ठोकर न्याज बेग पर ख़त्म होता है और लाहौर जो है वो आप समझ लें सोराब घुट पर आकर ख़त्म होता है, क्योंकि हमारे यहाँ मसला ऐसा है। अब ये पानी का मसला बड़ा ही संजीदा मसला है। पानी हमारे पास जमा करने को जगह नहीं है, बारिश हो रही है और फिर बाद में बूंद बूंद तरसेंगे। मुझे फिर याद आ जाती है शेख चिल्ली की वो कहानी, जिसमें शेख चिल्ली, पता नहीं आप बच्चों ने पढ़ा भी हुआ है कि नहीं। शेख चिल्ली पाकिस्तान का डॉन क्विज़ो है। तो बेसिकली शेख चिल्ली जो है बैठा हुआ दरिया के पास, कह रहा है कि यार प्यास बड़ी लग रही है। तो ये है मसला पाकिस्तान का कि दरिया के पास बैठकर हम उसके किनारे सोचते रहते हैं प्यास बड़ी लग रही है। मेरे साथ बहुत ही अहम मेहमान शामिल गुफ्तगू हैं जनाब दानिश खान साहब। वैसे तो काटी के भी साबिक चेयरमैन हैं, लेकिन आज इनको हमने लेदर इंडस्ट्री की रेफरेंस से बुलाया है। वेलकम करता हूँ सर आपको शो। थैंक यू अली। किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, बहुत ही ज़्यादा सोशल और एक्टिव बिजनेस इंडस्ट्री लीडर। दानिश खान साहब, मुझे ये बताएं कि ये पानी का झगड़ा बहुत बड़ा है और आपको पता होगा कि बिज़नेस के एक बड़ी मशहूर शख्सियत जनाब एस एम मुनीर साहब, उन्होंने चंद दिन पहले ये बात की थी कि पानी ना होने की वजह से वो अपनी बहुत बड़ी लेदर इंडस्ट्रीज़ कराची में बंद करके लाहौर शिफ्ट हो गए होंगे अभी तक तो। लेकिन सर, ये पानी का मसला है क्या और इसको हल करने का तरीका कोई आपने अपने जहन में वज़ा किया? इतना पानी आया बारिश में, इतना पानी आया, लेकिन हमसे स्टोर नहीं कर सके, क्या कहते हैं आप? थैंक यू अली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पानी का मसला देखिए, ये तो आज से नहीं है, बहुत अरसे से है। हमारी इंडस्ट्री को पानी मिलता ही नहीं है। मतलब आपको पता है माफिया है, पानी जो हम टैंकर से ख़रीदते हैं या सब सॉइल वाटर। हमारी जो टैनिंग इंडस्ट्री जो है, मैं तो आज तक या तो सब सॉइल और वाटर इस्तेमाल कर रहा हूँ या टैंकर से ख़रीदता हूँ मैं। और जो हमारे लीडर हैं मुनीर साहब, जो सही कहा उन्होंने, उनकी बहुत बड़ी इंडस्ट्री थी साइड में लेदर की, 3.5-4 अरब की एक्सपोर्ट थी इनकी ना। और वो खुद पानी खरीदते थे, मतलब इतने इन्फ्लुएंशियल होके सब कुछ होके पानी खरीदते थे। तो जब तक ये, क्योंकि देखें एक तो एक सेंसस का ही प्रॉब्लम है कि कराची को आपने 1 करोड़ 60 शो किया हुआ है, जबकि कराची की आबादी जो है वो 3 करोड़ प्लस है मेरे हिसाब से ना। उसी हिसाब से जो अगर आप 3 करोड़ प्लस, जी 3 करोड़ प्लस, ये देखें हम तो 2.5 पे रुके हुए थे। पीपल्स पार्टी के को चेयरमैन साहब जदाई साहब ने बहुत दफ़ा अपने तकरीर में कह चुके हैं कि कराची की आबादी 3 करोड़ प्लस है। और अगर इसके हिसाब से देखें, अगर हमें पानी जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो 1100 या 1200 MGDF जो भी है ना, इसको जो भी पैमाना है, जो पैमाना इसका, मगर हमें मिलता है मेरे ख्याल से 500-600 मिलता है। मगर पानी है, मगर हम तो टैंकर से खरीदते हैं। तो पानी तो ऐसा नहीं है कि उसकी डिस्ट्रीब्यूशन में प्रॉब्लम है। फिर आपको पता है बहुत सारे इश्यूज़ हैं। कोरंगी में आपको पता है टेक्सटाइल की बड़ी इंडस्ट्री है, लेदर की इंडस्ट्री है। पानी हम खुद खरीदते हैं, पानी या तो सब सॉइल वाटर है या पानी खरीदते हैं। ये गवर्नमेंट हैज़ टू टेक सम एक्शन ऑन इट, या सिंध गवर्नमेंट ले या फेडरल गवर्नमेंट ले। हाँ, पानी जो है इसको सेव करे। बारिशें भी बहुत होनी है इस्लामाबाद में, देख लिया आपने। अच्छा, मैं आपको एक आइडिया दूँ, कोरंगी की रेफरेंस से आइडिया जी।
वो ये है कि सर देखें, यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं नदी बहती, मलिर नदी। अब बात ये, मलिर नदी के अलावा तो आपको पता है पूरा कोरंगी में कब्जा हुआ है, कोई जगह छोड़ी नहीं हमने, चप्पा चप्पा भी यकीन करें। कब्रिस्तान भी आपको पता होगा मलिर नदी के अंदर बनाए हुए आप लोगों ने। तो बात ये, मलिर नदी के अलावा और कोई जगह वाटर स्टोरेज के लिए है नहीं। अगर इसका एक हिस्सा मुख्तस कर दिया जाए जो कि कोरंगी के नज़दीक है और वहाँ पे बंद बांध दिया जाए, तो ये पानी ज़ाया होने के बजाय यहाँ पर वक्ती तौर पर स्टोर हो जाए। आप लोग ये जो मॉडर्न हाइड्रेंट टेक्नोलॉजी ये लगाकर ये वाला पानी जो बारिश का आता है, इसको जो है प्राइमरी प्योरिफिकेशन करने के बाद आप इंडस्ट्री में यूज़ कर सकते हैं। ये बारिश में एक रेला आता है, आपको पता है, वक्त की बात होती है, कभी कभार रेला आता है, इट फिल्स अप दिस प्लेस। इधर ही अगर बेसन बना लिया जाए तो मेरे ख्याल से थोड़ी बहुत रिक्वायरमेंट तो पूरी हो जाएगी। क्या देखिए बात सुने, ये मतलब इंस्टेड ऑफ गोइंग, ठीक है बड़ी डैम भी बनने चाहिए, छोटे डैम भी बनने चाहिए और कैनल सिस्टम तो ऑलरेडी मौजूद है पाकिस्तान के अंदर ना। और बेसिन, आपने जैसे बेसिन का जिक्र किया, ये जापान जैसे मुल्क के अंदर मैंने देखे हैं कि बेसिन बने हुए ना। मतलब ये है कि देखिए हमारे पास कोई सिस्टम नहीं है कि हम है, मगर पूरा ऐसा नहीं है कि हम बारिश के पानी को, ये जो सैलाबी रेला जो आता है, हाँ उसको हम सेव कर सके। एंड ऑफ द डे वो समुद्र में चले जाता है, वो चला जाता है। इसको देखिए, इसको तो वार फुटिंग पे जो ना, क्योंकि आप ना सिर्फ के सर समुद्र में जाता है, प्रॉब्लम ये कि चूंकि इंडस्ट्रियल वेस्ट आपको पता है ड्राई हो जाता है, तो वो ये पानी ज्यादा देर तक अगर इंडस्ट्रियल एरिया में से पास होते हैं, इसमें झाग आ जाती है। फिर ये वीडियोस बना के कहते हैं कि जी झाग आ गई पानी में और इंडस्ट्रियल वेस्ट आ गया। पानी के साथ जब वो मिक्स होगा तो प्रॉब्लम होगा। थोड़ा सा अगर पहले जो है इसको आप स्टोर कर लें तो बड़ा बेहतरीन काम हो जाएगा। यही जाम सादिक पुल के नीचे का जो इलाका है, ये काफी यहीं पे बड़ी जगह है, बहुत बड़ी स्पेस है। अली देखें, लियारी का भी जो है ना, हाँ, वहाँ भी बहुत है, वो भी बेल्ट है, वो भी बहुत बड़ा बेल्ट है। और ये मलिर नदी का एक बहुत बड़ा बेल्ट है, ये 17 किलोमीटर या अपने कितना किलोमीटर का बेल्ट है। अगर इसी में अगर छोटा डैम या बेसिन बना के या रिजर्वायर्स बना दें हम पानी का ना, तो क्यों नहीं हो सकता। ये डायरेक्ट आपको पता है आगे तक पीर बाबा की हाउसिंग सोसाइटी तक जाता है। ऐसा ही पीर बाबा ने सड़क यहीं से बनवाई है। पीर बाबा के लिए सड़क बनाई इन्होंने, फीता भी काटा दानिश साहब इन्होंने आकर, सड़क बना रहे हैं खामोशी से। देखें आप लोगों के काम कितने सालों में होते हैं, फिर आप लोग मानते नहीं। पीर बाबा मैं कहता हूँ जो है ना, रेगिस्तान में भी पानी निकाल देता। देखिए पीर बाबा ने अपना काम कैसे करवाया, आप लोगों को कोस्टवे बनाने में कितनी मेहनत लगी और उसने अपना एक्सप्रेसवे कैसे बनवाया। देखिए ये काम कराने का तरीका है पाकिस्तान, मानते हैं आप? नहीं ऐसा है, बस ठीक है। थिंग इज दैट के बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। देखिए हम वी हैव टू बी ऑप्टिमिस्टिक ना। हमने बहुत टाइम ज़ाया कर दिया है अभी। माशाल्लाह ऐसा नहीं है कि सिंध शाह साहब ने हम लोग को मतलब सारे जितने भी इंडस्ट्रियल जो एसोसिएशन उनको पैसे दिए हैं, हमें खुद काइट को 1 अरब रुपए मिला है। और हमने देखें रोडें जो बन रही हैं, कॉजवे जो बन रहा है और बाकी जो और रोडें हैं, और भी देना चाहिए मेरे हिसाब से ना, और भी करना चाहिए। मेन का बन जाते हैं, लेकिन अंदर का भी बनना चाहिए, जरूरी है। मगर ये है कि इस दफा ये हम दोबारा जाएंगे शाह साहब के पास, और दुआ भी जरा कोविड खेल रहे हैं हम, आपको पता है वैसे ही डेल्टा 4 बहुत खतरनाक है। तो इससे फारिग होंगे। अब तो सीएम साहब ने भी मना कर दिया, कोई भी गेस्ट अलाउड नहीं है ना। तो वो शाह साहब को जाएंगे, दोबारा मांगेंगे हम, जितनी भी एसोसिएशन है पैसे मांगेंगे, दोबारा दे देंगे, दोबारा बनाएंगे हम। वी हैव टू लिव इन कराची। बड़ी अहम बात आपने की। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। नाज़रीन के ऊपर अपनी गुफ्तगू जारी रखें। याद है कि एक वक्त पर बात ये हुआ करती थी कि पाकिस्तान की ट्रेडिशनल एक्सपोर्ट्स जो है ना, ये 2 हैं। हाँ 2 कहा जाता था। अब पूछते कौन सी थी ट्रेडिशनल वैल्यू एडेड एक्सपोर्ट्स पाकिस्तान की? टेक्सटाइल एंड लेदर। हैरान होंगे आप, अभी तो लेदर को लोग भूल भाल ही गए ना, लेकिन एक ज़माने में हमारी, जैसे आप समझो कि टेक्सटाइल है वो 4 टाइम्स हुआ करती थी लेदर से, जहाँ तक मुझे याद है 4 होगी, 6 टाइम्स होगी, जहाँ तक मुझे याद है। तो ऐसी बात नहीं थी, 1/4 उसका लेदर भी चला जाता था, 1/6 लेदर भी चला जाता था फिनिश प्रोडक्ट बनके। लेकिन अब के हालात क्या हैं ये जानते हैं दानिश खान साहब से। दानिश साहब, ये क्या किया लेदर इंडस्ट्री के साथ आप लोगों ने कि आज लेदर इंडस्ट्री जो है वो एक मिनिस्कुअल एक्सपोर्ट करती है, और टेक्सटाइल वाले देखें पूरा दिन यही शोर मचाते हैं कि सिवाय हमारे और कोई एक्सपोर्ट नहीं इस मुल्क की। क्या कहते हैं आप? अली थोड़ा सा मैं करेक्ट कर दूं। करेक्ट करें कि 5 इंडस्ट्री थी, अच्छा, जो एक्सपोर्ट इंडस्ट्री अभी भी जो जीरो रेटेड कहते हैं। जी। टेक्सटाइल, लेदर, कारपेट्स, स्पोर्ट्स एंड सर्जिकल। अभी भी ये 5 इंडस्ट्री जो है ना, ये है। बाकी सबसे बड़ी इंडस्ट्री है एक्सपोर्ट की। अब तो आईटी भी मैं खासा 2 बिलियन की आईटी को भी टच कर दिया, राइस आ गई, आपके फूड एंड वेजिटेबल आ गए। मगर ये 5 इंडस्ट्री को, जैसे आपने कहा ना, 2 नहीं, ये 5 इंडस्ट्री, 5 है। चलो ठीक है। अच्छा, टेक्सटाइल का देखें, टेक्सटाइल तो ये है कि
अभी मैं और आप जितने भी इस कमरे में लोग हैं सब टेक्सटाइल की चीज़ें पहनी हुई ना, ये जीन्स पहना हुआ है, शर्ट पहना है, लेदर कोई नहीं पहना हुआ है, ठीक है ना। तो लेदर को आप पहले समझ लें कि लेदर है क्या। लेदर जो है वो एक लग्जरी आइटम है। इफ़ आई समबडी इज बाइंग अ लेदर जैकेट, तो आप सोचिएगा कि उसकी प्राइस जो है ना वो अगर दुकान से खरीदेगा, यूरोप में जाकर खरीदेगा, वो 400 लेके $500, $600, $700, और ब्रांड है तो वो $1000 प्लस की है, ठीक है। तो सबसे पहले हमको पहले ये जो ठीक है सर्दी के लिए इस्तेमाल होता है, मगर बहुत ज़्यादा सर्दी में आप नहीं पहनते हैं इसको। आप बहुत ज़्यादा सर्दी में जो है आप वो पहनते हैं डाउन जैकेट जो टेक्सटाइल की होती हैं, ठीक है। लेदर इंडस्ट्री को देखें, ऐसा है कि हमने 2012 में 1.2 बिलियन भी हमने हमारी एक्सपोर्ट्स थी टेक्सटाइल की। तो अभी भी सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट है, 52%। पाकिस्तान का जो ग्लोबल एक्सपोर्ट है उसमें 52% शेयर टेक्सटाइल का है, जिसमें टेक्सटाइल में ये है कि फिनिश कपड़ा भी है, उसमें रेडीमेड गारमेंट भी है, होजरी भी है, आपका होम टेक्सटाइल भी है, सब इसमें शामिल होता है। लेदर की जब बात करते हैं तो लेदर के हमारे 5 सेक्टर्स हैं। एक तो फिनिश लेदर है, लेदर गारमेंट्स है, लेदर ग्लव्स है, लेदर शूज़ हैं एंड लेदर प्रोडक्ट्स हैं। इसका हमने माशाल्लाह इस साल जो हमने क्लोजिंग की है वो 833 मिलियन की जो हमने एक्सपोर्ट की है, $833 मिलियन US, वो पिछले साल से 9% ज़्यादा है डिस्पाइट ऑफ कोविड। आप देखें कोविड की वजह से कोई ऐसा नहीं कि कोविड की वजह से हम नीचे नहीं गए, 9% ऊपर गए। लेकिन हमारा में तो मुझे याद है फिगर बिलियंस ऑफ डॉलर्स में क्यों उसकी 1.2 हमने मैक्सिमम 1.2 को टच किया। इसकी वजह देखें, अगर ये हमारी सबकी ग्रोथ हुई है, लेकिन लेदर गारमेंट्स की ग्रोथ हुई है 14% हुई है, लेदर ग्लव्स की ग्रोथ हुई है इस साल तकरीबन वो 20-22% थी। हाँ, प्रोडक्ट्स की ग्रोथ हुई है, शू की भी थोड़ी सी कम थी। लेदर तो जो टैन फिनिश लेदर है ना वो इसकी ग्रोथ नहीं हो सकी, क्योंकि फिनिश लेदर जो है वो आपका खरीदार जो है वो इटली है, चाइना है, जर्मनी है, वो फिर उससे दोबारा इस्तेमाल करेगा, नहीं वो प्रोडक्ट्स बनाएंगे। अब क्योंकि इसकी वजह क्योंकि लेदर की एक्सपोर्ट क्यों कम हो गई थी, क्योंकि पूरा कोविड की वजह से सब कुछ बंद था। आपका चाइना बंद था, आपका इटली बंद था, कोई फेयर्स नहीं हो रहा, कोई ट्रैवलिंग नहीं हो रही, एग्जीबिशन नहीं हो रहे, पूरा दुनिया बंद हो गया। बढ़िया। तो इसकी वजह से ये लेदर की, अगर ये लेदर की एक्सपोर्ट बढ़ रही है, फिनिश लेदर की दुनिया आस्ते आस्ते खुलते जा रही है ना, तो हम समझते हैं कि इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर जो 21-22 जो है हम 1 बिलियन को टच कर जाएंगे इसको। और ये हमारी टारगेट्स हैं कि मतलब गवर्नमेंट ने हमसे पूछा है पीएम सेक्रेटरी से और बाकायदा मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स से कि अगले साल क्या प्रोजेक्शन है। तो हम समझते हैं कि पूरे लेदर का सेक्टर जो है 1 बिलियन को क्रॉस करेगा इंशाल्लाह ताला। अच्छा, ये मुझे क्लियर कीजिएगा इसके अंदर, क्योंकि एक ज़माने में तो आपको पता होगा कि लेदर के बड़े बड़े टाइकोन्स होते थे पाकिस्तान के अंदर, इसके कहते हैं मार्जिन ज़्यादा है, ये मुल्क को ज़्यादा ज़र मुबादला कमा के दे सकता है व्हेन इट कम्स टू वैल्यू एडिशन। अगर आप टेक्सटाइल गुड की बात करते हैं तो उसमें जितनी वैल्यू एडिशन होगी लेदर में, उससे ज़्यादा मुनाफा कमाया जा सकता है वैल्यू एडिशन में। इज़ इट करेक्ट? देखिए ऑफकोर्स, देखिए एक चीज़ जो है, देखिए टेक्सटाइल की क्वांटिटी ज़्यादा होती है ना, जी जी, ठीक है, लेदर की क्वांटिटी ज़्यादा नहीं होती है। अच्छा, प्लस ये कि लेदर एक आपको मैंने कहा कि एक लग्जरी आइटम है, एक्सपेंसिव आइटम है, वो वहाँ पहना जाता है जहाँ पे मतलब इकोनॉमिक आपको एक्टिविटी बहुत अच्छी हो, लोगों की सैलरीज अच्छी हो। आपको पता ये जाता कहाँ है, लेदर गारमेंट्स जाता कहाँ है? लेदर गारमेंट्स जाता है यूरोप और अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, जहाँ पे सर्द ममालिक है और जहाँ पे मतलब इकोनॉमिक कंडीशन बहुत अच्छी होती है। अब यूरोप में एक आदमी की सैलरी जो है $2000 है, और अगर उसकी इकोनॉमिक कंडीशन अगर देखिए इकोनॉमी पे डिपेंड करता है, और प्लस जो है अगर इकोनॉमी उस कंट्री की अच्छी होगी तो उनके 2-3 त्यौहार होते हैं वो लोग खरीदते हैं वो। अदरवाइज दे गो फॉर द लेदराइट, जो आर्टिफिशियल लेदर है। आर्टिफिशियल लेदर ने हमारी इंडस्ट्री को बहुत हर्ट किया है, क्योंकि आर्टिफिशियल लेदर चाइना ने इतना डेवलपमेंट कर दिया था लेदराइट के अंदर कि वो आप यकीन करें कि जैसे मुझ जैसा आदमी जो 25-30 साल से लेदर इंडस्ट्री में काम कर रहा है, इफ आई सी ए जैकेट इन द शॉप आई हैव टू गो क्लोज टू दैट जैकेट ना, या तो हम डिटरमिन। अच्छा, उसका 2 किस्म के डिटर्मिनेशन है, या तो उसको उठा के देखेंगे इसका वजन या उसकी प्राइस टैग, ठीक है ना। उन्होंने इतनी जिद्दत लेके आ गए थे चाइना के, आप यकीन नहीं कर सकते थे कि यार हम तफरीक करना मुश्किल हो गया, बहुत मुश्किल होता था। तो हम उसकी या तो प्राइस टैग देखते थे कि प्राइस टैग अगर वो $55-60 की दुकान में लगी हुई है तो इट्स नॉट अ लेदर जैकेट, इट्स नॉट लेदर। और अगर उसका वजन बहुत हल्का होता है, अगर लेदर जैकेट का वजन 1-1.5 किलो का होता है, और लेदर जैकेट की आप प्राइस स्टार्ट होती है कि नॉर्मल दुकान में भी जाएंगे आप $200-250 से स्टार्ट होती है। तो दैट इज द ओनली के, मगर अब आस्ते फिनिश में और आप कह रहे हैं कि अपीयरेंस में तफरीक करना मुश्किल, मगर ये है कि लेदराइट जो है ना वो चलता नहीं है, 5-6 महीने आप ड्यूरेबल नहीं है। लेदर तो आपको पता है नेचुरल चीज़ है, आप उसको आप ब्रीदिंग दें। अगर आज आर्काइव में चले जाएं, 1960 की और 70 की जैकेट आज भी आर्काइव के अंदर $20,000 की है। हाँ, अच्छा, लेकिन एक चीज़ और भी है, फैशन ट्रेंड्स भी जो चेंज हुए हैं ना, इससे लेदर काफी इफेक्ट हुआ है, क्योंकि पहले आप पता होगा कि पहले मॉडरेट, जैसे आपने बड़ा अच्छे खूबसूरत तरीके से बताया, क्लासिक जैकेट बकते थे। हाँ, अब जो है वो चूंकि अल्टरनेटिव्स इतने ज्यादा आ गए हैं और मॉडर्न कल्चर के अंदर अब वो उस तरह लेदर जैकेट, आपको पता है एक जमाने में तो हर हीरो फिल्म का लेदर जैकेट पहनता था, तो फिर दूसरे लोग अभी भी पहनते हैं। हाँ, अभी भी पहनते हैं। और वो जनाब टॉम क्रूज भी पहनता था लेदर की जैकेट, जहाज उड़ाने से पहले तो लोग कहते थे भाई ये वाली जैकेट पहननी है। मैं अली आपको बात बता दूं, आज भी
आज भी आप जितनी भी फिल्म देखें, चाहे वो आप बॉलीवुड को देखें या हॉलीवुड को देखें, हॉलीवुड में ज़्यादा, तो आज भी वो आर्टिफिशियल लेदर जैकेट नहीं पहनते, वो रियल जैकेट की लेदर पहनते हैं। वो समझते हैं, वो फख्र महसूस करते हैं। और बहुत सारे ब्रांड्स ऐसे हैं, आप डीजल की देख लें, आप अरमानी की जैकेट देख लें, वो 1500 से $2000 की जैकेट है। और जितने भी एक्टर्स हैं, दे बाय दोस जैकेट्स ना। मगर हमारी पाकिस्तान के देखें, पाकिस्तान का अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बहुत अच्छी एक्सपोर्ट है लेदर गारमेंट्स की। इस दफ़ा हमने 14% ग्रोथ की है हमने लेदर गारमेंट्स के अंदर। हमें कोशिश थी हम $300 मिलियन को टच करेंगे, मगर क्योंकि वो थोड़ा कोविड था, प्लस वो छुट्टियाँ आ गई थी, और हमारी इन दिनों में छुट्टियाँ काफ़ी ज़्यादा थी। एक तो ईद की छुट्टियाँ थी, प्लस रमज़ान की छुट्टियाँ थी। रमज़ान में आपको पता काम नहीं करते। ईद में तो आप लोग खरीदते हैं ना, वो तो आप खरीदारी करते हैं, वो तो आपका खरीदारी का पीरियड है ना भाई। उसी में भी आऊंगा, मगर थिंग इज दैट अल्हम्दुलिल्लाह बाय द और इस दफा तो ये कह रहे हैं कि हर वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया साहब हमने, और जनाब इतने जानवर ज़िबा हुए हैं, इतने जानवर ज़िबा हुए हैं, 6 लाख ऑनलाइन ज़िबा हुए हैं। भाई हम उसको वेरीफाई आप लोगों के जरिए कर सकते हैं, खाल तो आप लोगों के पास आती है। मैं आपको बता देता हूँ, ऐसा है कि क्योंकि देखिए इसकी वजह है क्यों ज़्यादा दंज हुए या ज़िबा हुए हैं ना। देखिए आप हज बंद है, ट्रैवलिंग बंद है दुनिया में। नॉर्मली जब कोविड नहीं था तो इन दिनों में जब जून जुलाई या जुलाई अगस्त में जब ईद पड़ती है तो बहुत सारे जो तबका जो है, जो मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास या एलिट क्लास है, वो छुट्टियों में चले जाता है। ठीक है, जब छुट्टी में चले जाता है तो वो कुर्बानी नहीं करते या किसी इदारे को दे जाते हैं ना वो। और हज 2-2.5 लाख लोग जाते हैं हज पे ना, तो ना हज पे जा सके और ना छुट्टी में जा सके, तो ज़्यादा कुर्बानी हो गई। तो मैं समझता हूँ कि हमारी लास्ट ईयर फिगर्स, क्योंकि लास्ट ईयर हमने बहुत कम कुर्बानी की थी, उसकी वजह थी कि हज पे भी नहीं लोग गए थे और लोग खौफ था लोगों को ना, घरों में खौफ थे। अच्छा इस दफ़ा आपको पता है वैक्सीनेशन भी हो गई, लोग घरों में बैठ के तंग भी हो गए लोग, मतलब सरकार ने मतलब खोल भी देता सब कुछ ना। उसमें मैं समझता हूँ कि गाय की जो कुर्बानी हुई वो तकरीबन 34 से 35 लाख हुई है पूरे पाकिस्तान में। ये फिगर 34 से 35 लाख गाय कटा है इस दफ़ा। क्योंकि आप अगले देखें ना, पाकिस्तान की पॉपुलेशन भी देख लें ना, 22 करोड़ प्लस हो गई ना, तो आप देखें उसी हिसाब से लोग फिर कुर्बानी भी करते हैं, इदारे भी बहुत कुर्बानी कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ बकरी जो है वो तकरीबन 45 और 50 लाख के दरमियान बकरी और बकरा कटा है जो इस साल पाकिस्तान के जो फिगर्स अभी आ जाएंगे हमारे पास 1-1.5 महीने में फिगर्स आ जाएंगे। और दुम्बा जो है तकरीबन 12 से 13 लाख, और ऊँट जो है उस लाख 1.25 लाख कटता है। तो अगर इनकी 1 करोड़ से ज्यादा तो हमने खाले दे दी आप नहीं, इसमें खाले में तो नया पाकिस्तान खाले स्कीम बनाना चाहिए। खालों का देखिए वो तो 1 करोड़ का उन्होंने बैरियर तोड़ दिया है। खालों का भी मैं आपको बताऊं, उसका भी साइंस में आपको बताता हूं ना, साइंस है, उसका भी साइंस है। अच्छा ये जो इसकी वैल्यू लगाए ना आप, इनकी जो जानवर जो कटा है, इसकी जो इकोनॉमिक एक्टिविटी हुई है पाकिस्तान में, ये 400 बिलियन प्लस की इकोनॉमिक। अच्छा इसमें वेस्टेज की, सॉरी मैं माजरत, क्योंकि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जी पाकिस्तान में खाल जाया हो जाती, हम जब भी आते हैं वो ट्रेड इंडस्ट्रियल बिजनेसमैन कहता है ओ जी खाने तो जाया कर दी हमने, इतनी सारी खाने का। उसका भी वजह है जी। देखिए आपको पता है कि हम जो है अभी भी हमारे पास स्लॉटर हाउसेस नहीं है। अभी मैं टर्की लास्ट ईयर टर्की गया था मैं हॉलीडेज पे ना, तो मुस्लिम कंट्री है जी, और ईद पे गया था मैं यहाँ पे अपना गाय का जो है वो देखे सलानी को देके चला गया था। पर वहाँ पे जब ईद पे मैं गया तो देखा वहाँ पे तो सब लोग घूम रहे हैं, मैं कहीं नहीं देख रहा हूँ कि कोई जानवर कट रहा है। तो मैंने टैक्सी वाले से पूछा कि यार यू गाइस आर नॉट सेलिब्रेटिंग ईद? बोले यस वी डू सेलिब्रेट। तो मैंने कहा आई डोंट सी एनीथिंग स्लॉटरिंग। बोलो नो नो वी कैन नॉट स्लॉटर, वो देयर आर प्लेसेस ना। अच्छा जहाँ पे उन्होंने जगह बनाई हुई है, स्लॉटर हाउसेस बनाए हुए, और स्लॉटर हाउस गली महलों में नहीं कर सकते ना सवाल ही नहीं। तो स्लॉटर हाउसेस में क्या होता है कि वहाँ आप जानवर दे देते हैं, वहाँ पे सिस्टम लगा, मशीन लगी हुई है, आपने ज़बह किया, मशीन ने जो उसको वो पूरी स्किन उतार दी, उस स्किन उतारी, वहीं पे नमक लगा उसका, वहाँ उस स्किन सेफ हो गया आपका। पाकिस्तान में अभी भी इवन आपको बहुत कम स्लॉटर हाउसेस हैं, अभी भी गवर्नमेंट ने कोई कानून नहीं बनाया कि भाई आपको मतलब उसको मैंडेटरी कर दें कि आप घर में नहीं काट सकते हैं, अपने मोहल्ले में नहीं काट सकते, आपने जाके स्लॉटर हाउस में। जब स्लॉटर हाउस में कटेगा जानवर तो वो जानवर वो खाल जो है या स्किन जो भी है, हाइड्स एंड स्किन जो है वो सेफ हो जाएगा। सेफ किस तरह से होगा? अब देखिए गर्मी है बहुत ज़्यादा ना, अगर 3 से 4 घंटे में, अगर 2 या 1.5 से 2 घंटे में कंटेमिनेट भी हो जाती है ये? नहीं कंटेमिनेट नहीं होती है, स्किन ज़ाया हो जाती है। किस तरह से जाती है कि अगर नमक ना लगे उसको, गर्मी बहुत ज़्यादा है ना, गर्मी 2 घंटे में 2.5 घंटे में उसको नमक लगना बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं लगी तो फिर स्किन वो क्या होता है, वो ज़ाया नहीं होता मगर उसमें एक डैमेज हो जाता है, उसमें इस्तेमाल में आता है, उसकी वैल्यू कम हो जाती है, वैल्यू कम हो जाती है, और ज़ाया भी होता है। वो ज़ाया मैं आपको बताऊंगा किस तरह से होता है। चलें इस पर भी हम एक डिस्कशन करते हैं, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं नाज़रीन, अपनी गुफ्तगू जारी रखें। नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। दानिश खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। दानिश खान साहब से ब्रेक पे जाने से पहले हमने पूछा और इन्होंने हमें बड़े अच्छे तरीके से ब्रीफ किया कि हमारे यहाँ खालें बहुत हुई इस दफ़ा, लेकिन खालों की जो है उसका तहफ़्फ़ुज़ करना, उसका ख्याल करना ताकि इंडस्ट्री को उसका बेनिफिट हो, उसके लिए प्रिकॉशंस इन्होंने बताए। और अब इस दफ़ा तो आप लोगों ने शायद फॉलो नहीं किए होंगे, लेकिन इन्होंने बड़ी
सिंपल वर्ड्स के अंदर आपको ये बात बताइए कि अगर उसको आपने गर्मी में ऐसे ही छोड़ दिया विदाउट अप्लाइंग सॉल्ट तो वो वेस्ट हो जाएगी। ट्राई टू गेट इट टू द राइट पीपल विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम ताकि वो अपनी वैल्यू रिटेन कर सके। लेकिन अभी मैं बात करूँगा ओवरऑल एक्सपोर्ट्स के हिसाब से। और दानिश खान साहब, जैसे मैंने आगाज़ में कहा था कि आज अच्छा बोलूँगा, ऐसा सुनने में आ रहा है कि पाकिस्तान ने हर रिकॉर्ड माजी का तोड़ दिया है एक्सपोर्ट्स के हिसाब से। और एक्सपोर्ट में आपने मुझे ब्रेक के दौरान ये बताया कि अगर सर्विस सेक्टर को ऐड कर दिया जाए तो वी आर टॉकिंग अबाउट $30 बिलियन प्लस। जी, तो मैं चाहूँगा इसकी वजाहत भी करें और ये इस बात के लिए आप लोग मुबारक के भी हाल हैं। जी, थैंक यू अली। ये माशाल्लाह, मतलब हैट्स ऑफ टू दिस गवर्नमेंट कि खान साहब की जो ये पॉलिसी थी ना स्मार्ट लॉकडाउन की, इट्स ए वेरी गुड पॉलिसी। मतलब इसमें जो है देखिए दुनिया तो बंद हो गई थी मगर क्योंकि ऑनलाइन काम हो रहा था, क्योंकि इंडिया और बांग्लादेश, वियतनाम और चाइना ये बंद हो गया था, तो जो ऑलरेडी जो ऑर्डर्स यहाँ पे शिफ्ट हो गए थे तो टेक्सटाइल ने बड़ा बूम किया। टेक्सटाइल के साथ और भी इंडस्ट्री ने बूम किया। आपकी माशाल्लाह देखें इस दफ़ा रिकॉर्ड आपने जो क्लोजिंग की है 20 और 20-21 की जो क्लोजिंग की है 25.3 बिलियन आपका मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट था। और आप इसको अगर सर्विस सेक्टर को मिला लें तो हमने 30 बिलियन को क्रॉस 31 बिलियन टच किया है। और जिसमें जो है आपकी आईटी ने 2 बिलियन को टच किया। अभी आपको न्यूज़ आपने देखा होगा कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में आईटी इंडस्ट्री ने 2 बिलियन को किया है। तो उसमें सबसे ज़्यादा शेयर आपको पता है टेक्सटाइल का ही होता है। और मतलब गवर्नमेंट की गुड पॉलिसीज हैं, मतलब सरकार के जो तारीफ करने की चीज़ है वो तारीफ करने की चीज़ है। और इस दफ़ा भी देख रहे हैं क्योंकि जब एक दफ़ा कस्टमर आपके पास आया था ना और आपकी डिलीवरी और आपकी क्वालिटी अच्छी होती है तो वो कस्टमर थोड़ा सा रिलेक्टेंट होता है कि वापस जाऊँ नहीं जाऊँ मैं ना। तो फिर वो ऐसा नहीं है, बांग्लादेश भी खुल रहा है आस्ते आस्ते, इंडिया भी खुल रहा है, हाँ, मगर ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान से ऑर्डर चले जाएंगे। पाकिस्तान का तो ऑर्डर रहेंगे और पाकिस्तान और ग्रो करेगा। मैं समझता हूँ कि नेक्स्ट ईयर तो शायद हम 26-27 को टच करेंगे ना आपका, और अगर सर्विस को मिला लेंगे तो शायद 33-34 हो जाएगा। दिस इज द टारगेट। अगर थिंग इज दैट कि अगर ये 4th वेरिएंट है ना, अगर इसको कंट्रोल कर लिया टाइम पे, देखिए दुनिया खुल रही है, खुल चुकी है। अमेरिका आपको पता है, यू कैन ट्रैवल टू अमेरिका ना, यू कैन ट्रैवल टू इंग्लैंड, मगर क्वारंटाइन अभी भी है। तो आस्ते आस्ते 3-4 महीने में अगर खुदा ना अल्लाह ना करे कि हमें बताया गया कि 70% अगर आपने अचीव कर लिया इम्यूनाइजेशन या वैक्सीनेशन, तो यू आर फाइन। कल असद उमर साहब कह रहे थे कि दे वांट टू पुश द नंबर अप टू 1 मिलियन वैक्सीनेशंस इन 1 डे, व्हिच मींस दैट इफ यू टेक 2 डोजेस आई थिंक इट वुड रफली टेक द एडल्ट पॉपुलेशन अबाउट लेट्स से 3 months, 4 months। अगर इफ दे गो बाय दिस पेस, अगर ये वाकई में कह रहे हैं कि 1 मिलियन वैक्सीनेशन, तो वील बी अटेनिंग एटलीस्ट एडल्ट पॉपुलेशन 70% एटलीस्ट हम अचीव कर सकते हैं। ये ख्याल है अभी तक। आई एम नॉट वेरी श्योर। अली देखें बहुत सख्ती कर दी है अब तो गवर्नमेंट तो कहा सैलरी नहीं मिलेगी अगर आपने वैक्सीनेशन। मैं कहता हूँ सिंपल एज दैट कि भाई सिम को ब्लॉक कर दें आप पहली तारीख से। सिम हर आदमी के पास मोबाइल है, जिसने वैक्सीन उसकी सिम ब्लॉक कर दें, अगर वैक्सीन है तो उसकी सिम ऑटोमेटिकली खुल जाएगी। मैं तो समझता हूँ बंदे को अपनी सिम की इतनी परवाह नहीं है जितनी दूसरों को परेशानी है कि तुम्हारी सिम कहीं बंद ना हो जाए। तो हमारे मुल्क में ये बड़ा मसला है दानिश साहब। नहीं, ये सिम अगर ये देखिए वैक्सीन, मैं तो कहता हूँ वैक्सीनेशन लगानी चाहिए सबको। हमारी जितनी भी कोरेंगी भी इंडस्ट्री है तकरीबन कह रहे हैं इसमें मकनातीस है, कोई कह रहा है इसमें बल्ब जल जाता है। मैंने कहा इस मुल्क में आज तक बिजली सही बना नहीं पाए, अगर इससे बल्ब जल रहे हैं तो भाई ये वापडा वालों को भी दे दो ये वैक्सीन, मुल्क में बिजली आ जाएगी। गलत बयानी है, वैक्सीनेशन है, देखिए दुनिया लगा रही है, पूरी दुनिया लग रही है। चाइना ने 1 बिलियन को लगा चुके हैं। रिपोर्ट ये है कि चाइना ने 1 बिलियन को लगा चुके हैं। लगना चाहिए, सबको लगाना चाहिए। देखिए अगर आप लगाएंगे तो आप अपने आप को भी सेफ समझेंगे, दूसरों को भी सेफ करेंगे ना। अगर आप नहीं लगाएंगे, देखिए डेल्टा 4 आ गया, कराची 29-30 पे चला गया ना। अब तो सरकार कह रही है कि बंद करने की सोच रही है ना। एक बात मैंने दानिश साहब आपसे पूछनी थी, मैं बार बार शोर करता रहा कि देखो अगर आप ये जो वेरिएंट है ये बाहर से आ रहा है, अब तो आपको पता होगा ज्यादा प्रेवेलेंट डेल्टा हो गया, म्यूटेट कर रहा है, लेकिन ये वाला जो डेल्टा वेरिएंट आया ये इंडिया वाला है, आपको पता है, और ये यूके गया है पहले, फिर यूके से ये पाकिस्तान आया, ट्रैवलिंग में आया। तो सर अगर ट्रैवलिंग एम्बार्गो थोड़े अरसे का लगा देना, ये गरीब बेचारे जो बेरोजगार हो गए ना सर, इनका मुझे परेशानी है। लोग तो कहते हैं हमें ट्रैवल करना है, ये वो 99% तो मुल्क की हमारी पॉपुलेशन दुबई भी नहीं जा सकती, टिकट खरीद सकती। तो सर जरा थोड़ा सा लिहाज करना, थोड़ा ट्रैवलिंग एम्बार्गो थोड़े अरसे के लिए लगा दे। लगा दिया है, ऐसा नहीं है। देखिए एमिरेट्स नहीं आ रही आपके पास, कतर की एक फ्लाइट है, ठीक है, टर्की की हफ्ते में हमारा बस चले, जुल्फी बुखारी साहब का बस चलता तो पूरे यूके को पाकिस्तान लाके बसा देते वो। ये तो शुक्र है कि वहां के प्राइम मिनिस्टर ने हाथ जोड़ के बोला यार जान छोड़ो हमारी, हम तुम्हारे पास नहीं आना चाहते यार। पाकिस्तान भी रेड लिस्ट में अभी है, पाकिस्तान भी अगर जाएगा, आप दुबई नहीं जा सकते, पाकिस्तानी दुबई नहीं जा सकता, यूएई नहीं जा सकता, नहीं जा, देखिए यूएई नहीं जा सकता, इंग्लैंड भी नहीं जा सकता, मगर जा सकता है अगर आप क्वारंटाइन करें 10 दिन का। पाकिस्तान कैन ट्रैवल टू स्पेन,
स्विट्जरलैंड, अमेरिका, ये खुला हुआ है कि मगर वहाँ पे क्वारंटाइन नहीं है। नहीं, अमेरिका में तो कोई टेंशन कोई टेंशन नहीं है वहाँ पे, तो वो उन्होंने बोला है अब तो खुले घूमो, हमने टीके लगा दिए अब। नहीं नहीं ऐसा है बस इंशाल्लाह देखें। अब मैं तो समझता हूँ सबको वैक्सीन लगाना चाहिए। हाँ, क्योंकि सबको देखें दिस इज मोस्ट, आपकी हेल्थ जो है प्रायोरिटी पे है। अब अस्पताल में जगह नहीं है, आप सरकारी अस्पताल में नहीं है, प्राइवेट अस्पताल में नहीं है, एवरीबडी हैज टू। देखिए अगर आप बंद होगा तो इकोनॉमी में इफेक्ट ये आएगा, बात इकोनॉमी कर में रहा हूं इफेक्ट आएगा, इकोनॉमी में तो जीडीपी में फर्क आएगा, जीडीपी में फर्क आएगा, एक्सपोर्ट हेड होगी आपकी ना, रेवेन्यू कलेक्शन 5.8 ट्रिलियन का टारगेट दिया गवर्नमेंट ने, तो 5.8 ट्रिलियन कैसे करेंगे? अगर नहीं कर सकते वही फिर पेट्रोल बढ़ेगी, बिजली बढ़ेगी, गैस बढ़ेगी। तो आपकी इंडस्ट्री देखिए, सबको वैक्सीन लगाना, इंडस्ट्री खुलनी है, इंडस्ट्री खुलेगी तो दानिश खान साहब, आपको एक लम्हे के लिए रोकता हूँ। ऐसे मुनीर साहब हमें शामिल गुफ्तगू हो रहे हैं हमारे साथ प्रोग्राम के अंदर, मारूफ ताजिर सनअतकार रहनुमा है। ऐसे मुनीर साहब, आपको वेलकम करता हूँ शो में, और बरह रास्त इसी सवाल पे आता हूँ जो आपसे उस दिन भी पूछना चाह रहा था कि जनाब पानी के मसले को बयान करते हुए आपने वन ऑफ द बिगेस्ट इंडस्ट्रीज़ अपनी शट डाउन करके यहाँ से शिफ्ट करने का ऐलान किया। इस सिलसिले के अंदर हुकूमत किस तरह से आपको रोके, क्या कहते हैं आप? रोकना मुझे कह रहे हैं आप वापिस आगे इंडस्ट्री लगाएं, हम आपकी हेल्प करेंगे। 5 साल तक मैं चिल्लाता रहा, मेरी किसी ने सुनी नहीं। मैं क्या करूँ, वहाँ पे पूरा माफिया बना हुआ है, पैसे पाइपलाइन में पानी आता नहीं है। मैं तकरीबन 70,000 का पानी रोज खरीदता था, 2 करोड़ महीने का पानी 5 साल में 1.25 अरब का मैंने पानी खरीदा। आखिर तक वाली फैक्ट्री बंद कर दी, लाहौर शिफ्ट हो गया। तो ये तो देखे ना, एक ट्रेंड ऐसा है कि लोग आपको ट्रेंड सेटर समझते हैं। कल को और ताजिर सनतकार भी इस बात से मानूस होकर शायद कराची शहर से अपनी सनत तिजारत बंद कर दें, हुकूमत को कोई सलाह मशवरा दें। जी जी जी, उनकी मर्जी है, सिंध हुकूमत को चाहिए ना, इस सिंध हुकूमत का मसला, फेडरल गवर्नमेंट का नहीं। सिंध हुकूमत का काम है हमको पानी दे, पानी नहीं होगा तो फैक्ट्री इंडस्ट्री कैसे चलेगी? मेरी लेदर इंडस्ट्री में पानी बहुत चाहिए ना, 10 लाख गैलन रोज का चाहिए। तो आपके ख्याल से अब इसके लिए एक सोल्यूशन मैंने रेकमेंड किया, यहाँ पे इत्तेफाक से दानिश खान साहब सब बैठे हुए हैं और दानिश खान साबिक भाई चेयरमैन काटी भी रहे हैं, लेकिन